नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क के एग्जाम होने हैं और प्री एग्जाम में नॉन टेक का पार्ट है, इसके लिए क्लासेज लगा रही हैं। हालांकि ये क्लासेज बार्क के लिए ही नहीं, साथ ही CPRI, यूपीपीसीएल TG2 आपकी और ALP टेक्नीशियन, नेवी ट्रेड्समैन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन टारगेटेड एग्जाम आपका बार्क है। बार्क स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन का जो एग्जाम है उसके लिए क्लासेज लेकर आ रही हैं। आज जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अभी अभी 2023 में जो एक पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। रेगुलर हम आपको पेपर ही सॉल्यूशन करवाते हैं। ITA बेस्ड जो नॉन टेक के पार्ट आते हैं हर पेपर में वो आपको सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। इस वीडियो से आप इतना कुछ सीख जाएंगे ना कि जनरल अवेयरनेस की कोई कई एग्जाम आप फोड़ पाएंगे। 70% आपके मार्क्स पूरे हैं। इस 30 मिनट की क्लासेज को देख लीजिए, आपके अच्छे खासे जनरल अवेयरनेस में मार्क्स आ जाएंगे। अब इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए एक ही क्लास काफ़ी है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो या कर रही हैं तो इस क्लास को देख लीजिए, आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा 70% कवर। 30% कवर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट के क्वेश्चन शामिल नहीं है। वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, हालांकि करंट हर बार चेंज होता रहता है, तो आपके वो क्वेश्चन नहीं है। और CPRI का जिसका भी एग्जाम है वो थोड़ा हाई लेवल की तैयारी करें, क्योंकि इनका जनरल अवेयरनेस का पेपर टफ आता है। पहली बार पेपर हुआ है इनका और मैंने जनरल अवेयरनेस देखा है, हार्ड देते हैं, टफ देते हैं। ITA वालों को इतना जनरल अवेयरनेस नहीं देना चाहिए, लेकिन इन्होंने बहुत ही हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए, इतने इतने डीपली क्वेश्चन दिए जो आपके SSC के एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बार्क की तैयारी कर रही हैं तो बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए और रेगुलर शाम 6 बजे क्लासेज होती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन से ही देखिए क्वेश्चन कितना खतरनाक है और कई एग्जाम में आ चुका है। हालांकि DRDO एडमिन एंड अलाइन के एग्जाम में भी आया था, DRDO टेक्नीशियन के एग्जाम में भी आया था, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन से काफ़ी मैं आपको सिखा दूंगा। और भी क्वेश्चन नई बन रही हैं इस क्वेश्चन से, वो भी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो मौलिक कर्तव्य होता है, एक मौलिक अधिकार होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ही पूछूंगा, उसका आंसर मैं बाद में दूंगा। हालांकि आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। आप ये बता दीजिए कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हैं, आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन के एंड होते ही मैं इसका आंसर भी आपको दे दूंगा। अब देखिए भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य ऐसे पूछा है, तो देखिए पहला जब आपकी संविधान बना था तो उसमें टोटल कितने थे, तो मैं आपको बता दूं। प्रारंभ या आरंभ में कहें तो आरंभ में आपकी 10 मौलिक कर्तव्य थे। 10 कर्तव्य लिख रहा हूं मैं, आपके 10 कर्तव्य थे। लेकिन 11वां अब वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो अभी नया क्वेश्चन आता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था आपकी 86 संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 को हुआ था। पूरा याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसी एक लाइन में से कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। एक ये क्वेश्चन बनता है, एक बनता है कौन सा संविधान संशोधन है। 86 नंबर याद कर लीजिए, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 को हुआ था। तो पूरी लाइन में बोल रहा हूँ, इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं कि वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और ये संविधान संशोधन आपका जो मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क आपकी शिक्षा मिलनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये आपका कहता है संविधान संशोधन। ये लाइनें आप याद कर लीजिए। PDF हमारे टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर देता हूँ जैसे ही टाइम मिलता है। कल ही 5 या 6 PDF एक साथ अपलोड की है रेगुलर क्लासेज की, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन हैं और ऑप्शन देखते ही हर बच्चा इसका आंसर कर देंगे। अब देखिए ऑप्शन में इन्होंने गलती की है। मेरे हिसाब से यदि एग्जामिनर को अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं तो ऑप्शन देना चाहिए था 0 फिर 10, ये ऑप्शन देते ना तब बच्चा कंफ्यूज होता। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं 9, 12, 8 और 11, तो हर कोई बच्चा 11 की तरफ गया होगा। ऐसा कोई कमज़ोर बच्चा नहीं है जिसको इसके क्वेश्चन के बारे में नहीं पता हो। मैंने ढेर बार ये क्वेश्चन करवाया है, काफ़ी बार करवा चुका हूँ। अब देखिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में कि आपके मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो उसका आंसर नोट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक एक आंसर ही थोड़ी याद करवाऊंगा आपको, मैं बहुत कुछ आपको नया सिखाने वाला हूं। पहला तो आप नोट कर लीजिए कि भारत के संविधान में आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्वतंत्र
आपकी न्यायपालिका, आपको भी लिखना है स्वतंत्र न्यायपालिका। और एक और है आपकी, वो है आपकी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार ये किस देश से लिए गए हैं यदि आपसे पूछे तो आपको करना है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ये भारत के संविधान में लिए गए हैं। दो चीज़ें आपको नोट करनी है। फिर आपसे पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व, जिसे आप कहते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी ये किस देश के संविधान से संसद लिए गए हैं? तो ये आपकी आयरलैंड से लिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है आयरलैंड के संविधान से ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी बिसेंट कहाँ से संबंधित है? तो एनी बिसेंट आपकी नीति निर्देशक तत्व वाली आयरलैंड से संबंधित है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। रूस के संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। हालांकि अभी अभी एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था कि संविधान संशोधन किस देश से लिए गए हैं। शायद बीआरओ टेक्नीशियन का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि भारत के संविधान में जो हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं ये किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन आपके लिया गया है, वो लिया गया है, आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ मैं लिख रहा हूँ दक्षिण और अफ्रीका, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान का संशोधन। तो आई होप मैंने अपने बेटर दिया है, आपको कितने सारे नए क्वेश्चन याद करवाए हैं और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको पढ़ लीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से भी याद कर डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी मैं थोड़ी लाइन कर दूं क्योंकि पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है और इसे पढ़ना है तो अच्छा आपको दिखाई देना चाहिए। हालांकि मेरी राइटिंग आपको समझ आ रही होगी, ठीक ठाक लिखता हूँ वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट की प्रणाली के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई। किसके कार्यकाल के दौरान आपकी बजट प्रणाली शुरू हुई? तो इसका आंसर याद कर लीजिए। यूपीआरवीनल टीजी2 ने ये क्वेश्चन पूछा था 2021 के एग्जाम में कि ये कब आपकी शुरुआत हुई। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके भी आ सकता है। लॉर्ड कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी और पहला बजट इन्होंने पेश किया था, बजट नंबर फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग ने इन्होंने पेश किया था। आप नोट कर सकते हैं तारीख, मैं यहाँ आपको लिखवा रहा हूँ कि थी आपकी तारीख थी 7 अप्रैल। अभी अभी अप्रैल चल रहा है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि अप्रैल अभी अभी गया है तो आपके आ सकता है 7 अप्रैल 1860 को आपकी पहला बजट पेश किया गया था। और आपसे और भी पूछा जा सकता है। अब आपके वर्तमान में यदि क्वेश्चन आता है तो ऐसा आ सकता है कि अनुच्छेद 112 में आपकी क्या है के तहत आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका जो नया वित्तीय वर्ष होता है ये होता है, इनको ध्यान रखना है। 31 मार्च तक आपकी बजट होता है या फिर एक वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष होता है। क्या संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? नहीं, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। उसकी जगह वार्षिक वित्तीय इस प्रकार से किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण आपको ध्यान रखना है। और बजट आपके ये है, डिटेल मैंने आपको बता दी है। पहली बार तारीख पूछी जा सकती है, हालांकि आईटीआई बेस्ड जो एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादा पूरी तारीख न पूछ कर ये ऑप्शन आपको ये वाला मिल सकता है। तो 1860 याद कर लीजिए और पूरा याद हो तो 7 अप्रैल 1860 में पहला बजट हुआ था और लॉर्ड कैनिंग की देन है आपकी बजट प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। ये 1 अप्रैल वाला आपको सारों को याद होगा, 31 मार्च ये आप जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है और एक साल बजट चलता है। इसी से आपके जो AWS सर्टिफिकेट है वही भी यहाँ से जुड़े हुए हैं और साथ ही इनकम वाला जो आपके सर्टिफिकेट है वो नया बन जाता है 1 अप्रैल को। तो ये आप डिटेल से ध्यान रखें। निम्न में से कौन इंडिया गेट के वास्तुकार हैं? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसे जरूर पढ़िए। इंडिया गेट के आपके वास्तुकार पूछे जा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एडविन लुटियन इसके वास्तुकार है, अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने और भी कई आपकी जो बनाई है आर्ट्स बनाई है, लेकिन यहाँ आपके इंडिया गेट का पूछा है तो ये पढ़ लीजिए। एक और वो आपके आते हैं कि गुजरात में जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, तो आप याद कर लीजिए उसकी किस निर्माता कौन है? लौह पुरुष मूर्ति के जो आपके हैं प्रतिमा की, वो आपको ध्यान रखना है। राम सुतार है, इसके राम सुतार है। और एक और है आपकी, वो भी आपको ध्यान रखना है, जो आपके बेंगलुरु में है नादप्रभ केम्प गौड़ा की, बेंगलुरु में आपके हैं नादप्रभ केम्प गौड़ा की। तो इसके भी आपकी जो है वो ही राम सुतार वास्तुकार या फिर बनाने वाले हैं। तो ये दोनों की एक ही नाम याद रखना है, आप याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन आता है तो आप जरूर पढ़ लीजिए। और ये वाला भी ध्यान रखिए, इंडिया गेट के एडविन लुटियन याद रख लीजिए, आपकी पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर हुए, यानी कि उसे स्वीकृत किया गया या फिर साइन उस पर किए गई, वो कितने वर्ष के विचार विमर्श पर। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसका मैं एक अलग ही आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा और आपसे क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। याद कर लीजिए क्या क्वेश्चन है कि पहले तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। संविधान से संबंधित आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है वो पहले बता देता हूँ। संविधान सभा का गठन पूछा जाता है, तो गठन आपके हुआ था वो तारीख आपको नोट कर लेनी है। गठन कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 को और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर आपकी संविधान सभा का गठन हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है पहली बैठक, तो ये आपको सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि देखिए मेरा लय सही से नहीं बन रहा है। पहली बैठक आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट मीटिंग आप जिसे कहते हैं वो कब हुई थी, तो इसकी भी डेट मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर, ये मेरा 9 है, 9 दिसंबर 1946 को। तो पूरी डेट आप पढ़ लीजिए। मैं सारी डिटेल पीडीएफ में लिख रहा हूँ ताकि बाद में कोई पीडीएफ पढ़ता है तो उसे सारी डिटेल से समझ आए और साफ सुथरा काम आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए पूरा मैं लिखता हूँ। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन बने थे पहली बैठक के, तो पहली बैठक के आपके जो अध्यक्ष थे वो भी आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ राजेंद्र प्रसाद आपकी इसकी अध्यक्ष बने थे, आपको वो भी ध्यान रखना है। ये देखिए अच्छे मैंने क्वेश्चन यहाँ छांट कर लिखे हैं, एग्जाम में इनमें से काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट ही करवाऊंगा। देखिए अब मैंने 9 दिसंबर आपको करवा दिया, उसके बाद आता है आपके 13 दिसंबर 1946। आप कहेंगे सर इस दिन क्या खास हुआ था, तो इस दिन भी कुछ खास हुआ था। 13 अप्रैल 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तो आपको ध्यान रखना है नेहरू ने। नेहरू प्रस्ताव या फिर आप इसे कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, नेहरू ने। ये भी आपका आता है कि कब पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में, 13 दिसंबर 1946। डेट आप याद कर लीजिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है 29 अगस्त 1949 को। यहाँ से शुरुआत होती है 29 अगस्त आपकी 1949 को, 47 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। प्रारूप समिति सही से नहीं लिख रहा है ना, आप यहाँ देख सकते हैं प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबेडकर बने थे, भीमराव अंबेडकर, आपको ध्यान रखना है। अंबेडकर है क्या, सॉरी ये लिखने में आपकी मिसप्रिंट हो रही है। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो आप ध्यान रखिए। बोलने के साथ साथ लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मिस्टेक हो रही है। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो पूरी बातें ध्यान रखिए। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 29 अगस्त 1949 को प्रारूप समिति की गठन हुआ, स्थापना हुई मान लीजिए, और भीमराव अंबेडकर इसके जो अध्यक्ष बने गए थे। 30 मिनट की क्लासेज हो जाएगी, लेकिन स्टडी मटेरियल काफ़ी यूजफुल है। ऐसा आपको कंटेंट किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। आईटीआई वालों के लिए स्पेशली नॉन टेक की ऐसी क्लासेज किसी और चैनल पर मिलती है, तो आप उस चैनल का नाम कमेंट में कर दीजिए, मैं भी देख लेता हूँ। अब देखिए अच्छा कोई कंटेंट दे रहा है तो आप उसका भी देखिए। आपको सफलता प्राप्त करनी है, आप 2-4 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लेकिन इसके जैसा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। परीक्षा उपयोगी इसे कहते हैं। अब देखिए आगे और बढ़ते हैं। इसे संविधान सभा में जो आपका वाचन हुआ था ना, वो एक ही संविधान का 3 बार वाचन हुआ था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। पहला वाचन कब हुआ, यानी कि संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। पहला वाचन, संविधान का पहला वाचन कब हुआ, तो इसकी तारीख याद आप नोट कर लीजिए। 4 नवंबर से आपकी 9 नवंबर 1948 तक, 9 नवंबर 1948 तक पहला संविधान का वाचन हुआ। उसके बाद दूसरा वाचन पूछा जाता है, सेकंड यहाँ लिख लीजिए। सेकंड वाचन कब से हुआ, तो आप लिखिए 15 नवंबर 1988 से कब तक, आपकी 17 अक्टूबर 1949 तक। ये देखिए पूरी डेट आपको समझ आ रही होगी। 15 नवंबर 1988 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन भी हुआ था, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड वाचन आपके कब से हुआ, तो ये हुआ आपके 14 नवंबर 1949 से कब तक चला, 26 नवंबर आपकी 1949 तक चला।
यानी कि ये आपको पूरी डेटें ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 26, यहाँ तक आपके चला, यानी कि संविधान का 3 बार वाचन हुआ और क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि कितनी बार विचार विमर्श के बाद इसे लागू किया गया। तो आंसर ये रहा आपके 3 बार। अच्छे क्वेश्चन है, जरूर पढ़िए। देखिए मैंने एक साथ आपके लिए लिखा है, एक एक मेहनत को रंग लाइए, तो आप इसे पढ़ लीजिए। अच्छे काफ़ी क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं। और ये प्रारूप समिति वाला तो हर बार रिपीट हो रहा है, अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है इसकी गठन कब हुआ। और भी क्वेश्चन और है, देखिए वो भी नोट कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, वो है कि संविधान लागू कब हुआ। तो संविधान लागू हुआ था आपकी, पूरा लिखूं क्या, लागू आपके संविधान हुआ था, वो हुआ था आपकी, सबको याद है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका लागू हुआ था और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, या संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो पहली बैठक भी मैंने आपको लिखवा दी है, कब हुई याद होगी आपको, 9 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। अंतिम जो आपकी हुई थी ना बैठक, वो हुई थी आपके 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जो संविधान लगा था उससे 2 दिन पहले। और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को आपकी राष्ट्रपति बनाया गया था। तो आपके वो भी नोट कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एक क्वेश्चन ने आपका इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। इस वीडियो को मैं क्लिप को कट करके आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि कोई और बच्चा इसे देख सकता है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है इसमें, संचालन समिति क्या है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संवैधानिक समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक सलाहकार की समिति, इसके अध्यक्ष है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघ समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, सारी समितियों के अध्यक्ष करवाए हैं। बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आप देखिए आगे क्वेश्चन है, किस वर्ष बैंक ऑफ बड़ौदा BOB एक राष्ट्रीयकृत बैंक बन गया। तो पहले तो आपको इस बैंक की स्थापना याद होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है, स्थापना ज़्यादातर पूछी जाती है। तो स्थापना आपकी करवाई थी बड़ौदा के महाराजा ने, इसकी स्थापना करवाई थी। और स्थापना इसकी हुई थी आपकी 20 जुलाई, मैं यहाँ तारीख लिख रहा हूँ आपकी, 20 जुलाई कब हुई थी, आपको ध्यान रखना है 1908 को, 20 जुलाई 1908 को। और राष्ट्रीयकृत कब बना, तो राष्ट्रीयकृत आपकी ये बैंक बना, राष्ट्रीयकृत लिख रहा हूँ मैं, पूरा लिखा नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वाला लिखना है मुझे। राष्ट्रीयकृत हुआ था आपकी 19 जुलाई। अब देखिए जुलाई 20 जुलाई 19 जुलाई, कितने संयोग की बात है ना। तो एक दिन आपको ध्यान रखना है, 2 तारीख आपकी याद हो जाएगी, 1969 यानी कि 69 को। अब देखिए मैं 69 बना देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन में, बस केवल ये वाला वर्ष पूछा है, किस वर्ष बना, तो 1969 को बना। हालांकि आपसे डेट पूछी जा सकती है, 19 जुलाई 1969 को। और देखिए इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को, है ना। तो ये संयोग आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दिन ही कम है आपको डेट याद करने में, तो आप याद कर सकते हैं अच्छे से। मैंने थोड़ी आपको ट्रिक भी दे दी है। अच्छा मैं इसे एक बार स्किप करके सुधारूं क्या, या फिर आप इस नाम को सुधार लीजिए, अच्छा नाम है। आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीयकृत कब हुआ, डेट ध्यान रखना है, राष्ट्रीयकृत तो प्रश्न में भी लिखा हुआ आपके सामने आ ही जाएगा। अब देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है, बीच में आ गया तो इसे सोल्व करेंगे। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करने वाली संख्या कौन सी है। अब देखिए 20 मिनट की क्लासेज लगाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, वो आप समझ रहे होंगे। 31, 38, 52 और आपकी 73 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ आपके जुड़ा है 7, फिर आपकी कितना जुड़ा है, तो आई होप 14 जुड़ा होगा, क्योंकि आप जोड़ के देख लीजिए, फिर 14 जुड़ा है, फिर 7 3 21 जुड़ा है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि 7 जुड़ा, फिर 14 जुड़ा, 21 जुड़ा, अब 28 जोड़ना चाहिए। तो 73 में 28 जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 73 में यदि 27 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 28 जोड़ेंगे तो 101 आएगा। आई होप ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे। छोटा क्वेश्चन था, और मैथ के क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस में आपको अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, जो मैं आपके लिए करता आया हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो पढ़ लीजिए। एस आकार का जो महासागर है वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है।
अटलांटिक महासागर आपके एस आकार का है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, विश्व महासागर दिवस, और मैं उस एग्जाम से सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने उसका आंसर ही गलत माना है। ऑफिशियल आंसर की में उन्होंने आंसर गलत माना है, हालांकि ऑप्शन उन्होंने सारे दे रखे थे 8 जून, 9 जून, 10 जून और 6 जून, और उन्होंने शायद ऑप्शन 6 जून मानकर गलत मान लिया है, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। विश्व महासागर दिवस आपको ध्यान रखना है, महासागर दिवस, तो ये मैं आपको बताता आया हूँ, ये आप भी याद कर लीजिए कब आता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस होता है, इसे भी आप जरूर पढ़ें। अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जल्दी ले पाएंगे, ऐसा मुझे मानना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून से पहले समानता से संबंधित है? अब देखिए, इसमें आते हैं मौलिक अधिकार, समानता का, स्वतंत्रता का। ये आपको 6 मौलिक अधिकार पता है कौन कौन से हैं? पहले 7 थे, अब 7वां हटा दिया है और उसे बना दिया है विधिक अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था 7वां, उसे विधिक अधिकार बना दिया है। अच्छा, आपको ये पता होगा, मैंने बता रखे हैं काफ़ी टाइम से, समानता का अधिकार जब भी आता है, समानता का अधिकार, तो ये आपकी अनुच्छेद 14 से संबंधित है। और ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म आदि के नाम पर समानता रखी जाएगी, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करेंगे, संविधान ये बात कहता है। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 14 है जो आपके समानता का। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो भी जरूर पढ़िए, हालांकि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बता दिया है। अनुच्छेद 32 याद कर लीजिए, अनुच्छेद 32 क्या कहता है? इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो ये भी आप ध्यान रखें, संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? अनुच्छेद 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो मेरी तरफ से जितने मैं क्वेश्चन करवा पाता हूँ करवाता रहता हूँ। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, अब देखिए इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अभी आया था, 2 एग्जाम हो गई मेरे आंखों के सामने। एक तो आया था इसमें बीआरओ टेक्नीशियन में एडमिन एंड अलाइन के 2-4 शिफ्टों में क्वेश्चन आया था, और साथ ही एग्जाम में आया था ये आपकी ब्यूरो ऑफ इंडियन जो है उसके एग्जाम में आया था, ब्यूरो के एग्जाम में। तो आप उसे भी जरूर पढ़ लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, मेरे सामने तो रोज आते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड आपको ध्यान रखना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस प्रकार से इसकी इंग्लिश में भी फुल फॉर्म है, आप ध्यान रख लीजिए। इन्होंने पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई, और ऑप्शन दे रखा है आपके सी वाला 12 अप्रैल 1988 को। इससे संबंधित और भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ये वाले आप ध्यान रखिए। इसकी स्थापना हुई थी, वो वाली आपको पहले तो ध्यान रखनी है कब हुई थी। तो ये डेट इन्होंने रख रखी है 12 अप्रैल आपकी 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। और इस टाइम ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं गैर संवैधानिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसकी स्थापना फिर से हुई, या फिर आप कह सकते हैं गठन हुआ इसका, और वो इनका हुआ था 1992 में। 1992 में इसे एक संवैधानिक या वैधानिक रूप से मिला, अधिकार मिला, और ये एक वैधानिक संस्था के रूप में बन गई, और इसकी स्थापना उस टाइम आपको करना है 1992 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बीआरओ में, और उन्होंने 1988 आंसर माना है, तो आप भी ये दोनों पढ़ें। हालांकि इसमें 1992 में ऑप्शन में नहीं है, तो कन्फ्यूजन आपके सामने नहीं रहेगा। और ये पूरी डेट आप लिखे तो लिख सकते हैं कि 30 अप्रैल आपके हैं, 30 जनवरी है पूरी डेट आपकी, 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992 को इनके अधिनियम लागू हो गए थे। तो अधिनियम लागू से क्वेश्चन पूछे तो 30 जनवरी 1992 में आप ध्यान रख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है, और इसकी फुल फॉर्म और ये इसकी स्थापना दोनों पूछे जाते हैं। खिलाफत आंदोलन की उत्पत्ति में हुई थी, तो आप पढ़ लीजिए तुर्की में इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया गया ये आपसे पूछे तो लिख लीजिए 17 अक्टूबर आपकी 1919 को मनाया गया था खिलाफत आंदोलन दिवस। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आप लिख लीजिए अली बंधु के द्वारा इसे शुरू किया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अली बंधु ने इसे शुरू किया गया। तो ये 2-4 क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप मैंने अपना बेटर इस क्वेश्चन में भी दिया है। आगे क्वेश्चन है मैथ का, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, दी गई विशेषताओं के आधार पर मिट्टी के प्रकार की पहचान करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ने हैं, और इससे आपको बताना है कि ये कौन सी मिट्टी है। पहला है कण महीन होते हैं, यानी कि छोटे छोटे इसके कण होते हैं। कण पूरी तरह से कसे हुए होते हैं, यानी कि एकदम घिसे हुए कण होते हैं, उसके और टुकड़े करना संभव नहीं है।
ह्यूमस से समृद्ध होता है, यानी कि ह्यूमस इसे आप कह सकते हैं, इससे समृद्ध होती है या परिपूर्ण होती है। पानी की एक अच्छी मात्रा धारण करती है, यानी कि यदि आप पानी गिराएंगे तो अच्छी तरह से ये सोख लेगी या फिर पानी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है। तो ये कौन सी मिट्टी है? तो ये चिकनी मिट्टी है, आपको ऐसा ध्यान रखना है। और भी मिट्टियों की काली मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, तो ये आप 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती है, इनको जरूर पढ़िए। इस क्वेश्चन के बारे में जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपको बता दी है। चिकनी मिट्टी से चारों आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 8 प्रकार की होती है। यदि आपसे पूछे तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिए, 8 प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन भी 2-4 बार आ चुका है। मिट्टियों के प्रकार 8 प्रकार की होती है। भारत के संविधान को औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया? अब देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं। संविधान कब लागू हुआ? तो ये तो मैंने आपको लिखवा दिया है, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन औपचारिक रूप से पूछे ना, तो औपचारिक रूप से आपके उसी दिन लागू हो गया था जिस दिन इसकी स्थापना या शुरुआत हुई थी। कब हुई थी शुरुआत? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949। और इन्होंने केवल वर्ष पूछा है, तो वर्ष इन्होंने 1949 दे रखा है, लेकिन पूरी डेट आप जरूर याद कर लीजिए। औपचारिक रूप से उसी दिन लागू हो गया था जिस दिन आपके संविधान सभा की शुरुआत हुई थी, या फिर आप कहते हैं कि तीसरा जो आपके संविधान का वाचन हुआ था 26 नवंबर 1949 तक, उस दिन ही आपकी वास्तविक या औपचारिक रूप से इसे अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और 30 मिनट की भी क्लास होने वाली है। बड़ा इमाम बाड़ा नवाब असफुद्दौला द्वारा में बनाया गया। तो ये 2-4 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में ही है। पहला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है बड़ा इमाम बाड़ा किस नवाब ने बनाया? सिराजुद्दौला, आसफुद्दौला, इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। तो आपको करना है कि आसफुद्दौला ने इसका निर्माण करवाया। कब बनाया, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो लिख लीजिए 1784 में बनाया। हालांकि इसके बारे में और डिटेल नहीं है, केवल आपको वर्ष ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं जनरल अवेयरनेस में, 15 या 10 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आते हैं, तो उसमें से 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम बार बार पढ़ते आते हैं। 1-2 ऐसा नया क्वेश्चन आता है जो हमें भी पहली बार मिलता है। ऐसे क्वेश्चन ये वाले हैं। एक बार वांडीवास का युद्ध पूछा गया था, तो उसमें आंसर ऑप्शन जो आपकी आंसर की है और उसमें आपकी गलत आंसर माना है। तो उस प्रकार की आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें गलत आंसर मान लिए जाते हैं, तो आपको वही आंसर सही करना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबको याद वाला क्वेश्चन, प्लासी युद्ध के बारे में। तो इसे भी जरूर याद कीजिए, प्लासी युद्ध। एक आपके आता है बक्सर युद्ध के बारे में, तो वो वाला आपको कमेंट करके बताना है कि कब मनाया जाता है या कब हुआ था 1764। आप जरूर बताइए, मैंने बता दिया है, हालांकि आपको कमेंट करके उसके बारे में और डिटेल देनी है। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें शामिल है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक हिमालयी नदी नहीं है? और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। आप कमेंट करते हैं कि सर नाइस क्लास, नाइस क्लास से कुछ नहीं होगा, आपको शेयर भी करना पड़ेगा जिससे हमें मोटिवेट मिले। क्वेश्चन पूछा है हिमालयी नदी नहीं है, तो हिमालयी नदी में आपकी सिंधु शामिल है, सिंधु आपकी हिमालयी नदी है। फिर आपकी ब्रह्मपुत्र शामिल है। और ये क्वेश्चन आपके 2-4 एग्जाम में आ चुका है, तो इसका ऑफिशियल आंसर की में सारे में जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, 3-4 एग्जाम में आया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन होता है। ऑप्शन भी चेंज नहीं करते, ऊपर नीचे नहीं करते, सिंधु, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा ऐसे ही ऑप्शन रखते हैं। और सेम इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र है और गंगा है। 3 आपकी ये हिमालयी नदी है, लेकिन नर्मदा आपकी हिमालयी नदी नहीं है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा के बारे में मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ कि नर्मदा कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा के बारे में नोट कर लीजिए इसकी हेडिंग लगाकर। ये किस पर्वत से निकलती है? तो विंध्याचल आपके पर्वत है। क्या है पर्वत का नाम? है विंध्याचल पर्वत से निकलती है ये नदी। विंध्याचल व सतपुड़ा, विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वतों से निकलती है, और या फिर इनके बीच बहती है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, इन 2 पर्वतों के बीच बहती है, तो के बीच में बहती है। इस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ से निकलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उद्गम स्थान कौन सा है। उद्गम यानी कि ये कहाँ से निकलती है या फिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, तो ये है आपकी अमरकंटक। अमरकंटक आपकी इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, अमरकंटक से ये निकलती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। और इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो नर्मदा के किनारे आपके जो जबलपुर शहर है वो बसा हुआ है। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके शहर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि किस नदी के किनारे, ये शहर किसके किनारे है, किसके किनारे है, तो जबलपुर आपकी नर्मदा के किनारे है। इसके किनारे एक आपकी बांध बना हुआ है, और वो कौन सा बांध है? धुआंधार जलप्रपात।
धुआंधार आपकी जलप्रपात आपको ध्यान रखना है। किस नदी पर बना है, तो आपकी प्रपात आपको ध्यान रखना है इस नदी के किनारे बना हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। एक बांध भी आपसे पूछा जाता है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध आपकी किस नदी के किनारे हैं, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में है और इस नदी के किनारे हैं। तो ये भी आप डिटेल से पढ़ लीजिए। तो आई होप मैंने अपना बेटर दिया है और 30 मिनट का मैंने आपको कहा था, कंप्लीट क्लास 30 मिनट की हुई है। और आप इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको कंप्लीटली डिजाइन की हुई मिल जाएगी और डिजाइन की हुई है मेरे एकदम हाथों से, एक एक अक्षर मैंने लिखा है। तो आप इसे पढ़िए और अपने फ्रेंड सर्किल में पीडीएफ को और क्लासेज को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।